बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ये उन्हीं टॉपिक्स की कंटिन्यूएशन में जो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हार्ट डिस्कस किया था, हमने ब्लड वेसल डिस्कस की थी, चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर ट्रांसपोर्ट से। आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट करते हैं ब्लड। सो व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड बेसिकली है क्या? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली व्हाट इज़ ब्लड? तो बाय डेफिनेशन blood is a specialized connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू इस सेंस में कि ये बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को, बॉडी के डिफरेंट प्लेन्स को आपस में मिलाता है। डिफरेंट रीजन्स को, लाइक इन्वायरमेंटल जो ऑक्सीजन लंग्स में आके स्टोर होती है, लंग्स से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है, तो कनेक्ट करता है लंग्स को अलॉन्ग विद अदर बॉडी पार्ट्स। नंबर वन। नंबर टू, व्हाई इट इज टर्म्ड एज स्पेशलाइज्ड? इट इज़ द ओनली टिश्यू इन द बॉडी जो मूवमेंट करता है, जो मोटिलिटी शो करता है, वरना बॉडी का कोई भी टिश्यू मूवमेंट नहीं करता सिवाय किसके? ब्लड के। दैट इज वाई इट इज टर्म्ड एज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड बेसिकली है क्या? ब्लड एक विस्कस सब्सटेंस है, ठीक है? ब्लड क्या है? एक विस्कस सब्सटेंस है दैट कंसिस्ट ऑफ, यानी मेजरली इसको हम दो रीजन्स में डिवाइड करेंगे। तो ब्लड को हम दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज टर्म्ड एज प्लाज्मा, another is termed as cellular part. प्लाज्मा अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? प्लाज्मा होता है तकरीबन 55%। कितना परसेंट है? 55%, मतलब ये ज़्यादा है। और जो सेलुलर पार्ट है वो होता है नियर अबाउट 45%। प्लाज्मा अगेन एक विस्कस, एक कोलाइडल पार्ट जिसमें सबसे ज़्यादा क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या कंटेन करता है? प्लाज्मा इज अ विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन्स ब्लड प्रोटीन्स, enzyme, coenzyme, hormones and nutrients. Or the most important thing related with the plasma is that it contains 95% of water. इसमें approximately 95% क्या नज़र आएगा? इसमें वाटर नज़र आएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें वाटर है। फिर 5% में कोलाइडल स्टैंड्स फॉर अ सब्सटेंस, अ लिक्विड, अ फ्लूइड दैट कंटेन्स प्रोटीन और प्रोटीनियस सब्सटेंसेस। एक और इंटरेस्टिंग बात कि जब भी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको रख के ब्लड को हम जब सर्कुलेट करते हैं, इस तरह से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू वो मूवमेंट करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी सेलुलर पार्ट्स होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं ड्यू टू द वेट। वो सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर उससे ऊपर आ जाएगा क्या? प्लाज्मा। फिर उस प्लाज्मा में दो पार्ट्स नज़र आते हैं। एक येलोइश पार्ट होता है, उसे हम नाम देते हैं सीरम का। क्या नाम देते हैं? सीरम का। अब सीरम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, लेकिन डिफरेंस क्या है? सीरम के पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, जबकि प्लाज्मा के पास क्या होंगे? इट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन्स, ये सब इसके पास मौजूद होते हैं। सीरम के पास मौजूद नहीं होते, ये याद रखिएगा। सो सीरम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द लाइटेस्ट पार्ट ऑफ द प्लाज्मा, द लाइटेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इट इज़ द लाइटेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड। सो सीरम इज द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा without
क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स शामिल नहीं हैं। समझ आई यहाँ तक बात? तो ये याद रखिएगा कि प्लाज्मा 55% है और इसमें मोस्टली वाटर मौजूद है और इसी का एक कंपोनेंट है दैट इज सीरम। तो ये ज़्यादा कंपोनेंट कंटेन करता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर पार्ट की कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। आइए उसे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं सेलुलर पार्ट की। तो सेलुलर पार्ट याद रखिएगा, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 3 मेजर कंपोनेंट्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या नाम देते हैं उसे? रेड ब्लड सेल्स। तो फर्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल, या इन्हें कहेंगे रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड सेल को एक और नाम देते हैं दैट इज एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो कहते हैं रेड को, साइट स्टैंड्स फॉर सेल। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट सेल आएगा उसको कहा जाता है वाइट ब्लड कार्पसल और सेल, या इसको नाम देते हैं ल्यूकोसाइट का। तो आप ल्यूकोसाइट कहें या वाइट ब्लड सेल कहें, और लास्ट में मौजूद होगा प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को नाम देते हैं थ्रम्बोसाइट का, क्योंकि ये थ्रम्बस बनाता है, ये क्लॉट बनाता है। थ्रम्बस कहते हैं सॉलिड पार्टिकल को, तो थ्रम्बोसाइट। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? तो ये 3 कंपोनेंट्स हो गए, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, थ्रम्बोसाइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेलुलर पार्ट विच इज कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ द टोटल ब्लड, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा सेलुलर पार्ट में? रेड ब्लड सेल्स। सबसे ज़्यादा क्या नज़र आएगा? रेड ब्लड सेल्स। ये याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन में, so it is present in high quantity, high concentration in blood। ब्लड में सबसे ज़्यादा नज़र आएगा रेड ब्लड सेल्स। Another most important thing, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? It is biconcave in nature, it is biconcave in shape। इसको डम्बल शेप भी कहते हैं, डम्बल शेप्ड। तो इसकी शेप कैसे होती है? इस तरह से, बाइकॉनकेव। असल में इसमें से जब न्यूक्लियस को मैच्योर होने के बाद रेटिकुलोसाइट, क्योंकि रेटिकुलोसाइट बेसिकली इज एन इमैच्योर आरबीसी, तो उसमें न्यूक्लियस होता है। जब ये मैच्योर होता है तो इसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है। तो ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, उनकी वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं और बीच में कंस्ट्रक्शन सी बन जाती हैं, तो बाइकॉनकेव इन शेप होता है। नेचर ने रेड ब्लड सेल के पास रखा है एक क्रोमोप्रोटीन, एक मेटालोप्रोटीन, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, याद रखिएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात देखें, एक आरबीसी के पास एक आरबीसी के पास तकरीबन 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं, और एक हीमोग्लोबिन के पास 4 मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के। आप मतलब इस पर यकीन नहीं आता। दिस इज़ नेचर, दिस इज़ अल्लाह। किस तरह से एक सिंगल सेल के अंदर 280 मिलियन सेल रखे हैं हीमोग्लोबिन के। तो बिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं एक आरबीसी के पास, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये, जो इसकी लाइफ स्पेन है, जो इसकी हाफ लाइफ है, आप इसको लाइफ स्पेन भी कह सकते हैं, इसको हाफ लाइफ भी कहा जाता है। सो हाफ लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल इज 120 डेज। 120 दिन के बाद क्या होगा? ये अपने ग्रेवयार्ड की तरफ जाएगा, स्प्लीन। तो याद रखिएगा, आफ्टर 120 डेज
ये कहाँ मूव करेगा? स्प्लीन में, जिसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। वहाँ जाके ये ब्रेक हो जाएगा। फिर ये ब्रेक कैसे होगा? फिर ये ब्रेक होगा ऐसे कि जो हीमोग्लोबिन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। कैसे? एक इसमें से निकल जाएगा हीम और एक हो जाएगा ग्लोबिन। ग्लोबिन जो पार्ट है वो रीयूज हो जाएगा, वो लिवर के पास दोबारा चला जाएगा, जबकि जो हीम पार्ट है इसमें से आयरन अलग हो जाएगा। जैसे आयरन अलग होता है जो रीजन बचता है उसे कहते हैं प्रोटोपोरफायरिनाइन। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, एक स्ट्रक्चर है, केमिकल है। तो प्रोटोपोरफायरिनाइन, और ये प्रोटोपोरफायरिनाइन बाय द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स के थ्रू बनाएगा बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, जिसको हम मिसनोमर के तौर पे कहते हैं ब्लूरुबिन और ब्लूवर्डिन। तो हीम जो है इसमें से आयरन अलग हो जाएगा और बाकी जो पोर्शन होगा वो बनाएगा बिलीवर्डिन या फिर बिलीरुबिन, और ये यूरिन को कलर देता है, ये फीसिस को कलर देता है, क्योंकि ये बिलीवर्डिन बिलीरुबिन आगे चल के क्या बनाएगा? स्टरकोबिलिन बनाता है। स्टरकोबिलिन बनेगा तो फीसिस के ज़रिए पास आउट होगा, और फीसिस का जो येलोइश कलर्ड होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बिलीवर्डिन जो कि स्टरकोबिलिन बनाता है। और इसी तरह से यही बिलीरुबिन जो है ये यूरोबिलिन बनाता है, और वो यूरोबिलिन क्या करता है बेटा? वो जाके यूरिन को कलर देता है, येलोइश कलर। तो 120 डेज़ के बाद आरबीसी टूट जाएगा, आरबीसी में से हीमोग्लोबिन निकल जाएगा, हीमोग्लोबिन की ये सारी ब्रेक डाउन, इसे हम कहेंगे हीमोलाइसिस। क्या नाम देंगे? हीमोलाइसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट जो है ये याद रखिएगा आरबीसी के कंपैरिजन में कम होंगे, ऑब्वियसली कम होंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसकी जो एज है, इसकी जो लाइफ स्पेन है वो होती है आवर्स में, डेज में, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 आवर्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 1 डे प्लस माइनस समथिंग आवर्स। तो तकरीबन 1 डे तक होती है इसकी एज या इसका लाइफ स्पैन। अब वाइट ब्लड सेल्स जो है इसको फिर फर्दर डिवाइड करते हैं 2 रीजन्स में। आइए वो डिस्कस करते हैं। अब ल्यूकोसाइट्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स, इसको डिवाइड करते हैं 2 मेजर कैटेगरीज में, जिसमें फर्स्ट वन है ग्रैन्युलोसाइट, दूसरे कहलाते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि आरबीसी जो थे वो नॉन न्यूक्लिएटेड थे, बाइकॉन्केव थे। ठीक है, तो ये न्यूक्लिएटेड है। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर फिर फर्दर इसको डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट वन आता है दैट इज न्यूट्रोफिल, सेकंड आता है बेजोफिल, थर्ड आता है इजीनोफिल। तो ये 3 इसके अंदर आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इजीनोफिल। इन्हें पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर भी कहते हैं। ठीक, ए ग्रैन्युलोसाइट्स में नंबर 1 आएगा मोनोसाइट, नंबर 2 आएगा लिम्फोसाइट। अब यहीं पे इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं ताकि याद रहे। याद रखिएगा न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, इनका काम क्या है? फैगोसाइटोसिस, ये फैगोसाइटोसिस करवाता है। तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, एंटीबैक्टीरियल, फैगोसाइटोसिस करवाएगा। मोनोसाइट की एक और ख़ास बात है, मोनोसाइट की वैसे तो एज है तकरीबन 1 डे, 20 आवर्स और 22-23 आवर्स है, लेकिन जब ये मोनोसाइट टिश्यू में स्टेसिस कंडीशन में चला जाता है, टिश्यू के अंदर चला जाता है, वहाँ पर याद रखिएगा ये कहलाएगा मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज की जो एज होती है वो अप टू 1 वीक, 1 मंथ और अप टू ईयर्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो जो टिश्यू के अंदर
सॉरी, जो टिश्यू के पास आ जाते हैं मैक्रोफेजेस, तो अब ये वहाँ स्टे करते हैं कि कोई पैथोजन आए, कोई बैक्टीरिया आए और ये उसे इनगल्फ कर जाएं, क्योंकि इनका काम क्या है, मैक्रोफेज, टू ईट लार्ज सेल्स होते हैं एज कंपेयर टू मोनोसाइट, और इजीली इनगल्फ कर जाते हैं बैक्टीरियाज को। बेसोफिल जो है ये एंटी पैरासाइटिक है, ये एंटी पैरासाइटिक है, इसको याद रखिएगा, कोई प्रोटोजोआ ना आ जाए, कुछ आ जाए। इजिनोफिल एंटी एलर्जिक है, किसी किस्म की बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, याद रखें उसमें यूज़ होगा इजिनोफिल, और ये रिलीज़ करता है एक केमिकल जिसको हम कहते हैं हिस्टामिन, और हिस्टामिन एलर्जी करवाता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बताता है कि बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जबकि जो लिम्फोसाइट है इट इज़ एंटीवायरल, एंटीवायरल। फिर लिम्फोसाइट्स की दो टाइप्स होती हैं। अगर लिम्फोसाइट बोन मैरो प्रोड्यूस करे तो उसे कहते हैं बी लिम्फोसाइट, और अगर इसे थाइमस प्रोड्यूस करे तो उसको कहते हैं टी लिम्फोसाइट। याद रखिएगा, बी लिम्फोसाइट्स हमेशा एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए। क्या रिलीज करेंगे बी लिम्फोसाइट्स? एंटीबॉडीज। जबकि टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली फिर अटैक करते हैं। तो बहरहाल ये एंटी वायरल हैं, प्योरली वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं लिम्फोसाइट। जबकि मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम या न्यूट्रोफिल्स ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो बेसिकली हमारी अपर लेयर्स, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइसोजाइम ये सब करते हैं। ठीक है, तो इनका बेसिक फंक्शन क्या है? इनका बेसिक फंक्शन है कि ये इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और आरबीसी का बेसिक फंक्शन क्या था? दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। उसी को अगर हम माइंड में रखें तो वो गैसेस की जो ट्रांसपोर्टेशन थी, एक और पॉइंट जो उसमें हम मिस कर गए वो आप याद रखिएगा। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को नॉर्मल करने में या अटैच फॉर्म में, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी अटैचमेंट के लिए, डिटैचमेंट के लिए यूज़ होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये ब्लड में मौजूद होता है इंसान। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हम चलते हैं प्लेटिलेट्स की तरफ। प्लेटिलेट्स को कहते हैं सेल फ्रेगमेंट्स। क्या नाम देते हैं? सेल फ्रेगमेंट्स। ये बहुत कम होते हैं, तकरीबन 1.5 लाख के करीब होते हैं पर एमएम के हिसाब से। और याद रखिएगा इसमें कि ये बेसिक इसका फंक्शन क्या है? ये क्लॉटिंग करवाता है। ये क्या करवाएगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कहीं पे कोई कट लग गया, वहाँ से ये ऊज आउट होगा और जाके ये थ्रम्बस, मतलब उसको क्लॉट बनाएगा। तो ये बेसिकली क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? These all are the cellular components. अब हम बात करते हैं lastly the function of the blood, overall function of the blood हम डिस्कस करते हैं। आइए उसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं functions of blood में। तो सबसे पहला काम जो है blood का वो क्या है? That is transportation of gases, especially ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने आपसे कहा कि इसमें आरबीसी रोल प्ले करेगा। कौन रोल प्ले करेगा? रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसके पास एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसके अलावा डिफेंसिव फंक्शन, डिफेंसिव फंक्शन इस तरह से कि ये बूस्ट अप करता है इम्यून सिस्टम को, ये फॉर्म करता है बॉडी की इम्यूनिटी, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट।
हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, उन टॉक्सिन्स का रिमूवल वो ब्लड के थ्रू होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट है, उनको कौन लेके जा रहा है? ब्लड लेके जा रहा है। किडनी में फिल्ट्रेशन हो रही है, वहाँ पे यूरिया पहुँच रहा है, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजनस वेस्ट से पहुँच रहे हैं, ये सब कौन लेके जा रहा है? ये सब का सब ब्लड लेके जा रहा है। तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो भी हमने थ्रोम्बोसाइट की बात की थी। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन, मूवमेंट करेगा, मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट जनरेट होगी, तो थर्मो रेगुलेशन करवाएगा। दीज ऑल आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर मुझसे पूछें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई टॉपिक समझना है, आप कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जैसे टाइम मिलेगा आपके लिए ज़रूर इस पर काम करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।